नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 8 नवंबर, जब भी ये तारीख आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन याद आ जाता है जो उन्होंने साल 2016 में रात के ठीक 8 बजे दिया था। अपने इस संशोधन में पीएम मोदी ने उस समय चल रहे 500 और 1000 के नोट के चलन से बाहर करने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। हर एक बैंक के बाहर जनता की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस कवायद में था कि उसके पास 500 और 1000 रुपए के जो भी नोट है वो जैसे तैसे जमा हो जाए। यहाँ अहम बात यह थी कि पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा के बाद नोटबंदी के लिए सिर्फ 4 घंटे दिए थे। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह भी थी कि नोट बदलने या जमा करने के लिए कुछ वक्त लोगों को जरूर दिया गया, मगर ये इतना नहीं था कि एटीएम और बैंक में भीड़ को काबू किया जा सकता। खैर, नोटबंदी को अब जब 6 साल पूरे हो चले हैं तो कई सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। इधर विपक्ष पहले की ही तरह आज भी नोटबंदी को गलत बताते हुए सवाल पर सवाल उठा रहा है। उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मकसद से नोटबंदी की गई, क्या वो मकसद पूरा हुआ? अब तक कितने काले धन का पता चलता? अर्थव्यवस्था में सुधार आया या फिर औंधे मुंह गिरी? वहीं नोटबंदी पर 6 साल बाद केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता जो तर्क दे रहे हैं वो सही है या नहीं? इसके अलावा आज हम भी उन 6 बड़े सवालों को सामने रखेंगे जिनका जनता जवाब जानना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब का आज का सफर, जहां मुद्दा है नोटबंदी के 6 साल और 6 सवाल। तो नोटबंदी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार की मोर्चाबंदी में जुटा है। विपक्षी दल नोटबंदी को फेल बताते हुए ये कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वैसे आपको ये जानकारी दे दें कि जिस नोटबंदी को लेकर विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस सवाल पर सवाल उठा रहा है वो 2016 में पहली बार नहीं हुई, बल्कि इसके पहले भी 2 बार नोटबंदी हुई। पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में 1946 में नोटबंदी हुई और इसके बाद साल 1978 में नोटबंदी हुई। तब मोरारजी देसाई की सरकार थी जो 80 के मध्यावधि चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। इसके बाद कांग्रेस को चुनाव में 520 में से 353 सीटें मिली थी, जो गरीबी हटाओ वाले 1971 के चुनाव से 1 सीट ज़्यादा थी। वहीं जब 2016 में नोटबंदी हुई तो इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने नोटबंदी को मुद्दा बनाया, लेकिन इससे जनता प्रभावित नहीं हुई। दरअसल पिछले चुनाव लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी। 2019 में बीजेपी ने 300 से भी ज़्यादा सीटें जीती। खैर, आज बात चुनाव की नहीं, नोटबंदी की हो रही है। नोटबंदी के 6 साल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री का नोटबंदी की अपनी भयावह विफलता को स्वीकार करना बाकी है। खड़गे के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खैर, नोटबंदी के 6 साल होने पर हमारे भी 6 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानना चाहती है जनता, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, कांग्रेस लखनऊ से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी छत्तीसगढ़ से हैं, आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी उत्तर प्रदेश से हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ भोपाल से हैं अभिषेक मोदी जी, और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब पहला और बड़ा सवाल आप सभी के सामने रखते हैं। पहला सवाल है कि जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? इस सवाल का हम जवाब जानेंगे। हम अपने सारे अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में आप अपनी बात रखें, उसके बाद हम अन्य अतिथियों से भी इसका जवाब जानेंगे, और क्योंकि सवाल 6 हैं इसलिए समय कम है। सबसे पहले गंगवानी साहब, आपसे ही, कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से, जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? त्रिपाठी जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, मोदी सरकार ने जो दावे किए थे नोटबंदी के लिए कि जो फायदे मिलेंगे, वो किसी प्रकार से मकसद में पूरी तरह सफल रहे। इसके 5 बिंदु देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि काला धन वापिस आएगा।
नहीं, जबकि RBI की रिपोर्ट हम आपको 6 अलग अलग बिंदु हम खुद देंगे। हम इस नहीं, बिंदु लेकिन पे मेरी- आपका जवाब जानना चाहेंगे। इसी बिंदु पे बोल रहा हूँ, मेरी बात जी, सुन लीजिए त्रिपाठी जी। जी। मैं इसी बिंदु के जो 5 दावे किए गए थे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो 4-5 फायदे मिलेंगे। सबसे पहली बात क्या किया गया था, मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन वापस आएगा, जी। जबकि 2018 में जो RBI की रिपोर्ट आई थी, डिमोनेटाइजेशन जो नोट थे उनकी जो संख्या थी 15.44 लाख करोड़, और जो वापिस आए वो आया 15.28 लाख करोड़, मतलब 99% नोट वापिस आ गए। केंद्र की मोदी सरकार ने 4.5 लाख कालाधन वापिस आ गया ऐसा दावा किया था। ये वादा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था कि एक मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है गंगवानी साहब। त्रिपाठी जी 2 मिनट लूंगा। नहीं, ये 1 बहुत मिनट, महत्वपूर्ण है। 1 मिनट इसलिए कि सवाल 6 है, हम बार बार आपके पास जी, जी। 6 बार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, पहली चीज कालाधन की वापसी की जो दावा किया गया था वो पूरी तरह फ्लॉप ये था। हमारा दूसरा आतंकवाद सवाल है और काला धन नक्सलवाद- वाला। दूसरा सवाल है काला धन। आतंकवाद और जो नक्सलवाद की कमी में आएगी बात की गई थी, वो पूरी जी। तरह फ्लॉप रहा। जो नकली नोट की वापसी की बात की गई थी पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी। अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की गई, जबकि हुआ ठीक उल्टा। अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से गिरावट आई, GDP में 2.2%, विकास दर में 4.5%, और सीधा सीधा 2.25 लाख की कमी GDP में है, 2.25 लाख करोड़ जी, रुपए की। जी। बैंकों की हालत खराब हुई, बेरोजगारी जो सबसे नहीं, अभी प्रमुख जो 6 सवाल है, नुकसान हुआ आपको ये सब सवालों में फिर आप रिपीट कर जाएंगे जो आप दे रहे हैं। जी, देखिए, मैं एक सेकंड चलिए में सीधे स्पष्ट कर सीधे दूं। आप ये कहिए, आपका कहने का है कि जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ, सीधे से सर। 100% जो पांचों 6 दावे इनके द्वारा किए गए जी, थे, जी। उन दावों में पूरी तरह विफल रही मोदी सरकार। चलिए, हमारे साथ तकी साहब हैं। तकी साहब, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था, आज मैंने 1 मिनट का समय है क्योंकि हमारे पास सवाल 6 हैं और मेहमान 5 हैं। इन स्थितियों में मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? देखिए, जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी वो मकसद तो पूरा हो गया भाजपा का। जी। वो चाहती थी कि राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए, राजनीतिक फायदा उठाया जाए। जी। वो मकसद में कामयाब हो गई। जिस उद्योगपतियों को वो करोड़पति बनाना चाहती थी, उनको करोड़पति अरबपति बनाने में कामयाब हो गई। नोटबंदी से पहले अदानी कहीं दिखते नहीं थे, 500 सबसे अमीर लोगों के उसमें नहीं थे, आज दूसरे के सबसे अमीर लोग हैं। जी। तो आप ये नहीं कहते नोटबंदी कामयाब नहीं हुई। नोटबंदी जिसके लिए की गई थी जी। उस मकसद में नोटबंदी बहुत कामयाब हुई, जी। लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की जनता को उठाना पड़ा। देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है गरीबी की रेखा से नीचे आ गया। बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, लोगों की मजदूरी छिन गई, बहुत से लोगों की मौतें हुई, बहुत सी जी। शादियां कैंसिल हो गई। ये सब बहुत जनता के लिए हुआ, लेकिन मोदी जी ने जिस मकसद से नोटबंदी की थी उनका वो मकसद कामयाब हो गया। जी, वो उस मकसद को पाने में, हासिल करने में कामयाब हो गए। एक बार मैं उनके फिर अपने सभी अतिथियों को बता दूं कि मैं सवाल इसलिए कि सवाल रिपीट ना हो, दोहराया ना जाए। दूसरा सवाल हमारा है, नोटबंदी के बाद कितना काला धन सामने आया और अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा पड़ा? नोटबंदी के बाद नकदी का चलन बढ़ा या घटा और डिजिटल लेन देन से क्या क्या फायदे हुए? चौथा है, नोटबंदी के बाद व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई, उद्योग धंधे लगे या बंद हुए? पांचवा है, नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो लक्ष्य था वह अब तक कितना पूरा हुआ? और छठवां है, 2000 के नोट कहां गायब हो गए और विपक्ष का नोटबंदी को असफल बताने वाला आरोप कितना सदार है? ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको ये न लगे कि मैंने कोई बिंदु छोड़े हैं और उन बिंदुओं में आपका उत्तर बार बार वही ना आए, इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तकी साहब, आपका सवाल आ गया है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं गंगवानी साहब, लखनऊ से बैठे हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब, तकी साहब का उत्तर आपने सुन लिया होगा कि मकसद पूरा हुआ है भाजपा का, ना कि देश का। और गंगवानी साहब ने अपनी GDP से लेकर सारी बातें बता दी। अब मैं आपसे उत्तर चाह रहा हूं कि जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी क्या वो पूरा हुआ या नहीं, संक्षेप में 1 मिनट में। गौरव जी। जी त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि पूरे देश के लिए जी। पूरे देश ने इस नोटबंदी पर अपनी मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा बहुमत से 2019 में सरकार बनाई। इससे ये साबित होता है कि कष्ट में होने के बावजूद, परेशानियां झेलने के बावजूद देश हित में देश की जनता खड़ी रही और मोदी जी के साथ खड़ी रही। तो जी। इसके लिए कोई प्रमाण या सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जी। दूसरा प्रश्न जी। सबसे महत्वपूर्ण कि नोटबंदी क्यों हुई थी, जी। उसकी पटकथा तो 2006 में ही लिख दी गई थी। जी। जब इटली की एक कंपनी को नोट छापने का ठेका दिया गया था जी। और उसी कंपनी से नंबर 1 की नोट और नंबर 2 की नोट दोनों सप्लाई हो रही थी।
पाकिस्तान के आईएसआई को भी सप्लाई हो रही थी और वही लॉट आरबीआई को भी सप्लाई हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एक एक परत दर परत खुल करके आ रहा है। और जिस तरीके से चोरी होती है और चोर सबसे पहले कहता है कि अरे ये तो बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, उल्टा उसके ऊपर पड़ जाता है। जब प्रतिप्रश्न नहीं करना चाहिए, स्थिति वही जा रही है। गौरव जी, प्रतिप्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन 99.3% पैसा लौट आया तो नकली नोट कहाँ थे? हाँ बिल्कुल 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 लौट आएगा। इतना ही नहीं, उससे ज्यादा नोट आप देखिए नदियों में बहा दिए गए, घरों में सड़ गए, जला दिए गए। नोट का जो सबसे बड़ा काले नोट का व्यापारी था, कारोबारी था, आत्महत्या कर लिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बताने के लिए आवश्यक नहीं है कि नोटबंदी से फायदे क्या हुए। नोटबंदी से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा गौरव जी, ये उत्तर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा, उसमें आप दे दीजिएगा। हमारे साथ मोदी साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं। मोदी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? नहीं हुआ सर जी। ये तो आपने 1 सेकंड में बोल दिया, हमने 1 मिनट का टाइम दिया था। बिल्कुल सर। सबसे मैं तो आंकड़े पे बात करूंगा सर जी। आंकड़ा ये था, नोटबंदी बंद करने का कारण था कि आप वो पैसा वापस लेके आना चाहते थे जो काले धन के रूप में था जी। जब 99.3% पैसा वापस आ गया तो 0.67% पैसा, वो भी मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी मंच में बताया है कि ये वो पैसा है जो आपके मेरे बुजुर्गों के पास घर के अंदर रखा रहता था। छोटा छोटा पैसा, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपए का नोट उन्होंने बचाया, वो रख लिया। मैं जो मिश्रा साहब है उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आदमी ने वो पैसा बहा दिया। अगर बहा दिया तो क्या वो काला धन था? एक चीज। दूसरी चीज ये बताइए आप कि जो पैसा आया है 0.67, वो इतना छोटा अमाउंट था कि सरकार ने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा कि आपके पास अगर पैसा बचा है तो आप दे दीजिए। वो हिंदुस्तान की जनता की गाड़ी कमाई थी सर। आज भी मेरी दादी के पास कुछ 2000 रुपए रह गए हैं। मैं उनसे बोलता हूँ, वो बोलते मैंने कागज के टुकड़े में फाड़ के फेंक दीजिए। ये परेशानी है नोटबंदी की। ऑप्शन देना था टैक्स पेयर से, पूरा आपके पास में जमा पैसा है तो उसको बैंक में जमा करने की आपने क्यों एक डिक्लेरेशन दीजिए और जमा करवा दीजिए। नोटबंदी का मेन मकसद पूरा नहीं हुआ। जो काला धन रोकने की बात थी वो नहीं रुका। अब दूसरा सर, आपने बोला हम दूसरे प्रश्न में आपका उत्तर चाहेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न में मोदी जी। हाँ जी, श्रीवास्तव जी, आपसे अनुरोध है कि हमें 1 मिनट में उत्तर चाहिए आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि नोटबंदी का जो मकसद है वो पूरा हुआ, 2 तरह से पूरा हुआ। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि इतनी सीटें मिल गई, भाजपा की सरकार वापस आ गई। एक मकसद तो ये पूरा हुआ जी। और दूसरी बात है, दूसरा मकसद जहाँ तक है वो ये है कि यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ। तो आप ये देखिएगा कि एक तरफ नोटबंदी हुई, उसके बाद आप कोरोना आया, कोरोना में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो कहीं न कहीं पर उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा और लोगों पर छोटे छोटे व्यवसाय बंद हुए। तो इसका जो है दूसरा पक्ष है। मतलब फ़ायदा कितना सफल हुआ, तो आप सफलता यही मान लीजिए कि पार्टी को एक तरह से जिस तरह से चुनाव में जीती है, जनता ने स्वीकारा है, तो ये उनको फ़ायदा मान सकते हैं, राजनीतिक फ़ायदे के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्थिक फ़ायदे की बात है, इस पर बहुत सारे मंथन की ज़रूरत है। किन सेक्टर में कहाँ रोज़गार घटा, छोटे और मझोले जो है जो व्यवसायी थे उनका क्या हाल है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि अभी इसका अगर 2 कोरोना काल अगर अब निकाल दें तो उसके बाद की स्थिति जो है आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, तब हो सकता है कि इसको नोटबंदी का असर भी कह सकते हैं। चलिए, दूसरा सवाल है गंगवानी साहब और मिश्रा जी और तकी साहब, आप सुन लीजिए, मोदी साहब आप भी, कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन सामने आया और अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर पड़ा। चलिए, सबसे पहले इस बार मोदी साहब आपसे ही पूछ लेते हैं, नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया और इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा। मोदी जी। सर, काला धन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ ये है, नोटबंदी के कारण एक फायदा जो हुआ है वो ये हुआ है, जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी वो पैरेलल इकोनॉमी धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे वहां पर एक इकोनॉमी थी जो
कैश पे ट्रांजैक्शन करती थी, एक इकोनॉमी थी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती थी। जी। हम 2016 से लेकर अगर आज तक की बात करें तो हम धीरे धीरे 2016 से 22 में अभी कैश पैसे डिजिटलाइज हो रहे हैं। जी। तो वो एक अच्छी बात है, परंतु इसमें भी सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डिजिटलाइज जरूर हो रहे हैं, पर अभी भी हमारे वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। आप कई बार यूपीआई पेमेंट करते हैं, फेल हो जाता है। आप जाते हैं, जाके उसको बोलते हैं, वो बोलता है पेमेंट तो कट गया आपके पास से, पर अकाउंट में नहीं आया। वो बोलता है वापस पेमेंट करिए। जी। तो कई बार डबल पेमेंट हो जाते हैं, आपको उसके लिए 24 से 48 घंटे रुकना पड़ता है। जी। एक दूसरा सर, अभी इसके ऊपर वो है कि आप यूपीआई पेमेंट जो करोगे उस पर आपको चार्जेस जो है वो प्रपोज्ड है, बीच में आरबीआई ने प्रपोज करे थे। मतलब आदमी अपने ही पैसे को ट्रांजैक्शन करने के लिए चार्जेस पे करेगा, वो आने वाले टाइम में आ जाएगा। दो, तीसरा सर, जो पैरेलल इकोनॉमी बंद हुई है उसके कारण जो ब्लैक के ट्रांजैक्शन होते थे, काला धन नहीं बोलूंगा सर उसको मैं, जो ट्रांजैक्शन होते थे जो रिकॉर्ड पे नहीं आते थे, वो ट्रांजैक्शन बंद हो गए हैं और अब सब कुछ रिकॉर्ड पे आ रहा है। इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा वैल्यू दिखा रही है, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन आपका टर्नओवर 100 करोड़ होता था, एक्चुअल में वो 200 करोड़ था। अभी ट्रांजैक्शन आपका पेपरलेस होने के कारण पूरा बुक्स पे आने लगा है, वो दिखता है। तो वो नोटबंदी के कारण वो एक सराहनीय कदम है कि धीरे धीरे हम नोटबंदी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं। पर इसमें भी सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पास में कोई प्रॉपर चैनल नहीं है जिससे हम इसको व्यवस्थित कर पाए। आदमी को परेशानी होती है, उसको खुद जूझना पड़ता है, उसके लिए कोई सिस्टम या कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी। तकी साहब, फिर से एक सवाल को दोहरा रहा हूं, नोटबंदी के बाद कितना काला धन सामने आया और अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर हुआ? देखिए, नोटबंदी के बाद जो सरकार क्लेम कर रही थी इतना काला धन है, वो सारा काला धन वापस आ गया, उसका 99% वापस आ गया। तो इसका मतलब है काला धन जो है वो व्हाइट बदल गया और सरकार को पता भी नहीं चला। सरकार ने इतने रेगुलेशन, इतने चेंजेस किए, उसके बाद भी लोग पैसे को, काले धन को व्हाइट करने में सफल हो गए। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। दूसरी बात आपने कहा इकोनॉमी की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक जीडीपी हमारे देश की कितनी तेजी से नीचे गिरी है। जी जी जी। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में जो है -24% चली गई थी, जो जीडीपी 8.3% कभी थी नोटबंदी के बाद। 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में -21 चली गई थी और अभी भी आईएमएफ कह रही कि हमारी जीडीपी जो है वो अभी इस साल जो चल रहा फाइनेंशियल ईयर उसमें 4.1% तक जाएगी, कम हो जाएगी। जी। तो हमारे जो जीडीपी में उसका बहुत ही घातक, बहुत ही विपरीत असर पड़ा है। और जबकि अगर पहले इकोनॉमी में देखिए, चाइना की इकोनॉमी देखिए और अमेरिका की इकोनॉमी देखिए, तो वहां पे जीडीपी बढ़ी है। कोरोना के बाद भी उनकी जीडीपी स्टेबल रही है, बढ़ी है, लेकिन हमारी जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, -24। मतलब जीडीपी ने सुसाइड कर लिया। इतनी बुरी स्थिति जीडीपी की थी। जी। तो कोरोना, ये जो कोरोना की वजह से और नोटबंदी की वजह से ये जो नोटबंदी है वो प्राण घातक साबित हुई। इससे लगा किसी ने भारत की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। काला धन वापस नहीं आया, काला धन वापस नहीं आया और बहुत से लोग इसके अंदर मर गए अव्यवस्था के कारण। बहुत से लोगों ने सुसाइड कर ली, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों की कंपनियां बंद हो गई, परिवार के 60 लोगों ने सुसाइड किया। आपने खबरें देखा आई होगी। तो ये नोटबंदी देश के लिए ग्रहण की तरह हुआ, काला ग्रहण लग गया देश को। जी। और अभी भी देश उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। जी। और 2023 में और व्यवस्था खराब होने वाली है, ये आईएमएफ कह रहा है भारत के लिए। जी। चलिए गंगवानी साहब, सवाल मैं दोहरा रहा हूं आपके पास, नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा? देखिए त्रिपाठी जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे एक स्पष्ट कर दूं, नोटबंदी कहीं ना कहीं जो एक संगठित लूट थी और एक कानूनी डाका था, जिसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ पूंजीपति मित्रों को मिला। एक देश का आम नागरिक और गरीब जनता ने सिर्फ नुकसान ही नुकसान झेला। देखिए, कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें बेहतर स्पष्ट होगी। ये काले धन का दावा करते रहे उस समय जब ये 8 नवंबर थी, उस समय जो डिमोनेटाइजेशन नोट था उसकी संख्या थी 15.44 लाख करोड़ और जब आरबीआई की रिपोर्ट है अगस्त 2018 तो कुल मिला के 15.28 लाख करोड़, 99.33% जो है पैसा वापिस आ गया। मतलब कहीं ना कहीं जो काले धन का दावा था वो पूरी तरह फ्लॉप था। दूसरा प्रश्न आपका, जो अर्थव्यवस्था पे जो केंद्र की मोदी सरकार थे उन्होंने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हुआ ठीक उल्टा। देखिए, 4 आंकड़े दूंगा। उस समय देश की जीडीपी का जो विकास दर थी वो थी 9.2%, जो घट के हो गई 5.7%। सीधा 3.8% विकास की दर वो कम हो गई। औद्योगिक विकास दर, कृषि विकास दर, विनिर्माण विकास दर, इन तीनों दरों में
अप्रत्याशित कमी आई। दूसरा आंकड़ा, देश की जो जीडीपी थी उस समय 2.25 लाख करोड़, और जीडीपी का परसेंटेज बात करो 2.2%, सीधा 2.25 लाख करोड़ की कमी आई कुल जीडीपी में। उसके अलावा नए नोट जो प्रिंट किए गए त्रिपाठी जी, उसमें 21,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। कहने का ये सीधा सीधा भार देश की आम जनता की जेब जी नौकरी सिर्फ 4 महीने में खो दी, और 1.8 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ शुरू के 4 महीने हुआ। तो ये लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था सुधार की बात तो दूर है, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था गर्त में गिर गई। और एक मुझे मोदी जी का लेकिन बयान याद आता अर्थशास्त्री है, मोदी जी 5 बोल दिन रहे के हैं, बाद नोटबंदी 8 गंगवानी नवंबर को हुई साहब, थी, 5 दिन के बाद गोवा में एक स्टेटमेंट दिया, भाइयों और बहनों मैंने सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 50 दिन मांगे, अगर 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए, अगर 30 दिसंबर मेरी गलती साबित हो जाए तो चौराहे पे मिला के जो सजा देना चाहिए दीजिए। आज कहीं ना कहीं मोदी जी को नैतिक दायित्व निभाते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए देश की आम जनता से लेकिन माफी मांगनी चाहिए। गंगवानी साहब हमारे जी। अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पहले से सुधार हुआ है। अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको त्रिपाठी जी, मैंने 4 आंकड़े दिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा आंकड़ा होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया, जीडीपी में 2.25 लाख करोड़ रुपए की कमी, 2.2% की कमी, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश की विकास दर जो थी वो 9.2% से घट के 5.7%, 3.8% की कमी। सीधे सीधे ये आंकड़े बता रहे हैं अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, गिरावट आई है। और देखिए आज भी उसका हर्जाना भुगत रहे। आज देश की बेरोजगारी कहां पहुंच चुकी है, 27 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज कांग्रेस के समय जिन 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, आज इनके 8 साल के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। भुखमरी इंडेक्स में जो भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पे नीचे आ जाता है। आज देश में ऋण की बात करो तो उस समय 53 लाख करोड़ था, जो आज 150 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। मतलब देश के ऋण में 3 गुना वृद्धि हो जाती है, जीडीपी में कमी आती है, देश की आर्थिक विकास की दर कम होती है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है। विकास त्रिपाठी जी सिर्फ उनके पूंजीपति मित्रों का होता है, 20 माह में इनकी संपत्ति 1808 गुना बढ़ जाती है, जबकि देश के लोगों की 97% लोगों की आय कम हो जाती है। तो ये दिखता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बिल्कुल। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही ना आपको? जी जी त्रिपाठी जी आ रही। आप हमारे अर्थशास्त्री जी ने जो कहा उनमें आपने सुन लिया होगा कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन काला धन नहीं आया। बाकी विपक्ष की बात तो आपने सुनी ली होगी, तकी साहब की सुन ली होगी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की सुन ली होगी। अब आपसे मैं वही सवाल दोहराता हूं कि काला धन आया क्या और अर्थव्यवस्था सुधरी क्या? जी हाँ त्रिपाठी जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इसमें। अभी आंकड़ों की जुगलबंदी चल रही थी और बताया गया कि 21% नीचे चली गई जीडीपी। ये बात सही है, कोरोना की वजह से 2 वर्ष में निम्नतर स्तर पर इतिहास में गई थी जीडीपी। लेकिन ये भी बात सही है कि इस वर्ष 2022 के प्रथम और द्वितीय क्वार्टर में 20.4% की दर से बढ़ी भी है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और दुनिया की जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई दुनिया में है तो वो सिर्फ भारत है इस समय। और ये अभी अर्थशास्त्री महोदय मोदी साहब ने इस बात को स्पष्ट भी किया कि जो काले धन से कारोबार होता था, नंबर 2 में कारोबार होता था, वो ट्रेसेबल इकोनॉमी के अंदर आ चुका है। और ट्रेसेबल इकोनॉमी के अंदर आने के कारण दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भारत उभरा है। निर्यात भारत का बढ़ा है, सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा होता था, वो निरंतर बड़े देशों से कम हुआ है, विशेष करके चीन, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चाहे जहां जहां से भी हमारा व्यापार चलता था सभी जगहों में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है। ये अपने आप में भारत के मजबूती, अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। और इतने बड़े पेंडेमिक के बाद कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, और इस समय रूस का यूक्रेन का जो वार है वो 54% इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में बढ़ा चुका है। बावजूद उसके भारत एकमात्र ऐसा देश है कि अपने देश के लोगों को मुफ्त अनाज दे करके उनको भी बड़े मजबूती के साथ खड़ा किया हुआ है। ये अपने आप में मजबूत अर्थव्यवस्था की ही पहचान है। और मुझे लगता है आज जनता जितनी वाइब्रेंट है और जिस तरीके से आप लोग इस विषय को रख रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव सफलता मिलती है, क्योंकि भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ लोगों का जुटा हुआ है। चलिए श्रीवास्तव जी, काला धन और अर्थव्यवस्था सुधरी या बिगड़ी? देखिए त्रिपाठी जी, आपको याद होगा
कि जिनके पास ज़्यादा धन था उन लोगों ने मालूम क्या किया, उस ज़माने में बहुत लोगों के माध्यम से पैसा जमा कराया। जी अब लाखों रुपया है तो कुछ लोगों के, क्योंकि उसमें एक जो सीमा थी उससे ऊपर जमा नहीं कर सकते थे, जी तो लोगों ने, जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उनको भी लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। जहाँ तक काला धन वापस आने की बात है, काला धन वापस करने आने का पैमाना क्या था, जी कैसे तय करते कि इतना काला धन है? पैसा तो पूरा वापस लौट के आ गया, अब बचा क्या? तो मेरा ये कहना है कि इस हालत में जब पूरी जो कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश वाली इकॉनमी थी, उसमें क्या हुआ है कि लोग पहले एक पैरेलल इकॉनमी चलाते थे, जैसा हमारे मोदी जी कह रहे हैं, अरसाद जी कह रहे हैं कि एक पैरेलल इकॉनमी चलती थी। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो पैरेलल इकॉनमी चलती थी वो भी देश के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती थी। आज डिजिटलाइजेशन होने के बाद स्थिति ये है कि उस तरह का जो ट्रांजैक्शन कम होने लगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये उपलब्धि है वर्तमान सरकार की कि जो है डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो है डिजिटलाइजेशन बढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये होता है तो एक तरह से पूरी व्यवस्था जो है एकदम एक क्लियर, मतलब वाइट में ही सारी चीज़ें आने लगी हैं। पहले इसको वाइट और जो है ब्लैक नहीं कह सकते थे, पहले जो व्यवस्था थी वो थी मतलब कैश के माध्यम से। जो तीसरा सवाल हमारा वही है। तो मेरा ये कहना है कि एक तरह से काला धन का पैमाना क्या है और किस तरह से कितना आया, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि आज की जो इकॉनमी है, जो व्यवस्था है, धीरे धीरे जो पटरी पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट अभी भी बरकरार हैं। जी मोदी साहब, नोटबंदी के बाद नकदी का चलन बढ़ा या घटा और डिजिटल लेन देन से क्या क्या फायदे हुए? मोदी साहब, सवाल फिर दोहराऊं। सर, नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन बढ़ा नहीं, नकदी का चलन बढ़ा या घटा और डिजिटल लेन देन से क्या फायदे हुए? सर, नकदी का चलन घटा, जी बिल्कुल घटा जी, परंतु उसका रिप्लिकेशन यह है कि आप कई जगह जाते हैं, जैसे हम कोलकाता गए, वहां ऑटो वाले को बोला कि भैया ये, तो वो पहले पूछ लेता है डिजिटल पे करोगे कि कैश? मैं बोलता हूँ डिजिटल, मना कर देता है। अच्छा जी, मतलब आपने पूछा कि चलन बढ़ा या घटा? जी, नकदी का चलन घटा जी, परंतु लोग नकदी के चलन पे ही रहना चाहते हैं, डिजिटल पे नहीं आना चाहते, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। जी, एक दूसरा, सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के कारण रिकॉर्डिंग इजी हुई है, जी, ट्रांजैक्शन के असेटलमेंट इजी हुए हैं। आप पहले किसी को कैश दे देते थे तो आपको पता नहीं होता था कि हमने कैश दिया है कि नहीं दिया है। आज आप ऑनलाइन पे करते हो, सामने वाला मना करता है कि मैंने नहीं किया, आप उसको स्क्रीनशॉट भेज देते हो कि ये पेमेंट आया है, जी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाते हो। जी, तो देखिए, फायदा है, जिसके पास वाइट का पैसा है उसके लिए तो बहुत फायदा है। मतलब मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरे पास अकाउंट में सैलरी आती है, मैं 1 रुपया कैश नहीं निकालता, मैं पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन करता हूँ, सब ऑनलाइन पे करता हूँ और दैट्स इट। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सर हमें ये बेनिफिशियरी हुआ। जी, एक मिनट, हमें कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हुआ कि हमारे ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉर्ड आने लगे। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मेरे को सैलरी आती थी और मेरे को 1 तारीख 2 तारीख के दिन जाके एटीएम से कैश निकालना पड़ता था, फिर मैं ट्रांजैक्शन कर पाता था। जी, तो नोटबंदी के कारण मेन फायदा सिर्फ इतना ही हुआ कि मेरे को कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ मेरे को मोबाइल कैरी करना है, एटीएम कैरी करना है, मेरे ट्रांजैक्शन इजीली हो जाएंगे। जी, लेकिन ये एक बात है यहाँ मोदी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें फ्रॉड भी बढ़े हैं, साइबर क्राइम बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। जी, बहुत ज्यादा बढ़ा है और उस पे अभी भी रोक नहीं है। जी, मतलब आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको कई बार 2-2 ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। जी, चलिए तकी साहब, सवाल दोहराऊं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन एक्सप्रेस पे न्यूज छपी अभी फिलहाल इसी अक्टूबर में 21 अक्टूबर 2022 को, उसके अनुसार लोगों के पास कैश बढ़ा है। कैश कब नहीं हुआ है जी, 30,88,000 करोड़ कैश जो है लोगों के पास है, जो नोटबंदी के दौरान से 72% ज्यादा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, दवायर ने निकाली है, आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कैश ट्रांजेक्शन लोगों में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो डिजिटल मनी की बात करें, डिजिटल मनी में जो लोग कोरोना के दौरान या जो लोग नोटबंदी के दौरान अपने
अकाउंट से सैलरी से उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने इस्तेमाल करना और शुरू करा और लोगों का पेटीएम और पॉपुलर हो गया क्योंकि उस पैसे की वजह से, और डिजिटल यूपीआई खुल गए। लेकिन ये नहीं है कि लोग आज की डेट में कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। आज भी सबसे प्रेफर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन है। कुछ 1 और 2% का फर्क आया, जो बहुत मेजर फर्क नहीं था, जो वक्त के साथ भी होता। अगर डिमांडेशन नहीं होता, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट्स होते तो उसके साथ भी वो चीज होती। क्योंकि मैं बहुत यूपीआई पेमेंट बहुत नोटबंदी से पहले से भी कर रहा हूँ। नोटबंदी में कोरोना के दौरान मुझे कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन मैं 137 करोड़ भारतीय नहीं, मैं एक अकेला आदमी हूँ और मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और बहुत से लोगों को बहुत परेशानी है नोटबंदी के दौरान। तो ये है कि कैश फ्लो नहीं, कैश जो है बढ़ा है लोगों के पास, कैश ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और डिजिटल मनी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, इतनी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरी बात कहा था कि नोटबंदी के बाद जो है बैंकिंग सेक्टर ज्यादा खुलेंगे, ज्यादा बैंक खुलेंगे, लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। लोगों ने बैंकों में पैसा जाना कम कर दिया है, खाते कम हो रहे हैं और बहुत से बैंक बंद हो रहे हैं, जो एक विपरीत असर है नोटबंदी का, जो कहा गया तो उसके अगेंस्ट आया है। तीसरी बात, मोदी जी आता हूँ आपके पास। जी जी बोलिए तकी साहब। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि पैसा नोटबंदी के बाद जो है वो जो काउंटरफिट करेंसी वो कम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा काउंटरफिट करेंसी की नकली नोट की अभी गुजरात में बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है नकली नोटों की। उसमें 317 करोड़ नकली नोट पकड़े गए हैं गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, समाचार आता रहता है। तो ना नकली नोटों की खपत कम हुई है, ना कैश का इस्तेमाल कम हुआ है, और जितना डिजिटल मनी का इस्तेमाल होना चाहिए था उसका बहुत कम हुआ है। वो तो वक्त के साथ भी होता। अगर हम आगे बढ़ते ग्राफिकल अपडेट होता तो 3G 4G के टाइम पे क्या बढ़ता, तो नोटबंदी से उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। लोग उस तरफ जा रहे थे, लोग पढ़े लिखे यूज कर रहे हैं, आज भी यूज कर रहे हैं। चल गंगवानी साहब, नोटबंदी के बाद नकदी का चलन बढ़ा, हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं नकदी का चलन घटा है और डिजिटल लेन देन ज्यादा हुआ है। तो डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे ब्लैक मनी कम हुई होगी। गंगवानी साहब। त्रिपाठी जी, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपके लोकप्रिय चैनल में बताना चाहूंगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 9 दिसंबर 2016 को, जो कुल समय पूरे देश में कुल कैश जो थी लोगों के पास वो थी 7.8 लाख करोड़ रुपए। जबकि अभी जो उसके बाद जून की जो अगली रिपोर्ट आई आरबीआई की, उस समय जो कैश था लोगों के पास था वो था 18.5 लाख करोड़। मतलब ये दोनों आंकड़े की तुलना करेंगे तो लोगों के भी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो दुगने से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि नोटबंदी के बाद जो कैशलेस इकोनॉमी बढ़ी है, ये पूरी तरह निराधार है, क्योंकि इनका आरबीआई इस बात को साफ रूप से नकार रहा है। पहले था 7.8 लाख करोड़, जो वर्तमान में 2018 में हो गया 18.5 लाख करोड़। तो 2.5 गुना लगभग वृद्धि हो रही है। तो कैश लेकर इकोनॉमी करता है। दूसरी बात, आज जो क्रिप्टो करेंसी भी एक अच्छा मुद्दा है जिससे बात करना चाहिए चैनल पे। आज क्रिप्टो करेंसी में पहले किसी प्रकार का टैक्स इंडिया में नहीं लगाया जाता था, तब लगभग 10 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास क्रिप्टो करेंसी थी। अभी सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया, उस पर 30% की टैक्स लगाई है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, इस 30% टैक्स के बाद देश में 18 लाख लोग आज क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं। तो इस बात से दिखता है कि कहीं ना कहीं जो काला धन है या जो सरकार के जो संरक्षण के बाद लगातार इस प्रकार के जो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस बात से दिखता है कि नोटबंदी पूरी तरह फ्लॉप रही। दूसरी बात, नोटबंदी में इनके द्वारा दावा किया गया कि इसमें नकली नोटों की कमी आई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई और 2017 की जनवरी में 11.23 लाख करोड़ का जो है वो नकली नोट पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि ये जो उद्देश्यों से नोटबंदी की गई थी, जो एक संगठित अपराध था या संगठित लूट थी या कानूनी जिस प्रकार से प्रयास किया गया, वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। आज 150 से ज्यादा लोग मर गए। आज उसके बाद बेरोजगारी के बाद कई हजारों लोगों ने आत्महत्या कर दी। आखिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात देखिए, आज किसी भी इकोनॉमी का सबसे प्रमुख आंकड़ा होता है रुपए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन याद आता है, भाइयों और बहनों, रुपया सिर्फ उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी होती है। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी तब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य था 54, आज ये पहुंच गया 84। तो क्या मोदी सरकार बात को स्वीकार करेगी कि देश की केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है? कहीं ना कहीं यही कारण है कि रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। इस बात का सबसे गंगवानी साहब, अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि डिजिटल लेन देन बढ़ा है तो रिकॉर्ड में आया, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो कम हुआ होगा ना? नहीं, एक चीज और बोलूंगा त्रिपाठी, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, डिजिटल जो बढ़ने का कारण जो है वो नोटबंदी नहीं है। आज पूरे विश्व में जितने भी बड़े लीडिंग देश हैं, चाहे अमेरिका, यूरोप के अन्य देश, चीन, इनका कारण क्या है? जो यूपीआई स्टार्ट की गई है और डिजिटल पेमेंट, चाहे पेटीएम जैसे अन्य यूपीआई स्टार्ट हुई है, वो कारण है। नोटबंदी किसी प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ बैठे जो मोदी जी है वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे।
कि नोटबंदी लेकर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मूलभूत अंतर ये है कि जितनी यूपीआई और जो कैशलेस सिस्टम डेवलप हुआ है उसके कारण ये चीजें परिवर्तन है। जी। नोटबंदी इसके लिए क्रेडिट लेने का प्रयास करे, जो आपत्तिजनक है त्रिपाठी जी। जी 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 गौरव जी, हम गौरव जी आपसे उत्तर ले, लेकिन अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच, जब तकी साहब अपना उत्तर दे रहे थे। अभिषेक जी बहुत संक्षेप में। सर मैं बस 2 मिनट का टाइम दूंगा। जी। जिस हिसाब से मुझे ये पता चला कि बैंकिंग जो है वो एक समय पे प्रॉब्लमेटिक थी, आई एग्री कि एक समय पे प्रॉब्लमेटिक थी, पर सर राइट नाउ अभी Q2 का रिजल्ट आ रहा है 2023 का, और सारे रिजल्ट स्पेक्युलर रिजल्ट है। मतलब एसबीआई ने जो रिजल्ट दिया है ना, वो आज तक का 7-8 साल में इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि एसबीआई की रेटिंग चेंज हो गई है। जी। तो ये बोलना सही नहीं है कि सर बैंक के जो खाते हैं वो कम हो गए हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कम हो गए। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़े, डेफिनेटली बढ़े हैं। बैंकों के एनपीएस कम हुए हैं, डेफिनेटली कम हुए हैं। उसकी जो असेट क्वालिटी है वो इंक्रीज हुई है। मैं नोटबंदी विफल हुई वो एक अलग मुद्दा है, परंतु जो इकोनॉमी में बैंकिंग चैनल स्ट्रांग हुआ है वो एक अलग मुद्दा है। और सर लिटरली हमारा बैंकिंग चैनल स्ट्रांग हुआ है। जी। पहले जिस तरह से बैंक में प्रॉब्लम आती थी हमें, वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व होने लगी है। डेफिनेटली सिस्टम का प्रॉब्लम है, ग्लिच है, सॉफ्टवेयर सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो है। वो उसके लिए सर मिसमैनेजमेंट है, वो डबल सिस्टम के कारण कुछ नहीं हो सकता। और जी। जब तक वो सब चीजें सही नहीं होंगी, अभी भी हम इसी तरह से वर्क करते रहेंगे जैसे करते जा रहे हैं। जी चलिए गौरव जी उत्तर चाहेंगे। नोटबंदी के बाद जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि नगदी का चलन और बढ़ा है, डिजिटल लेन देन जो हो रहे हैं उससे कोई फायदा देश को नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल लेन देन सब लोग करने लगे हैं, इसमें बैंकिंग फ्रॉड, साइबर क्राइम बढ़ गया है। गौरव जी। हाँ, निश्चित रूप से जब किसी भी नए क्षेत्र में जाएंगे तो उसके जोखिम भी होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई करती है सरकार, उस फंड पे काम कर रही है। देखिए, इकोनॉमी की जब साइज बढ़ती है तो सभी क्षेत्रों में वृद्धि दिखाई देती है। जी। आज पूरे भारत की जो इकोनॉमी की साइज है वो दुनिया में लोहा मनवा रही है अपनी। और देखिए, इस बहस को काले धन पर केवल केंद्रित कर देना, ये मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। जी। जिस तरीके से पूरे भारत में नोटबंदी के दौरान या अब 8 साल के बाद अगर हम बात करें या 6 साल के बाद अगर हम बात करें मोदी सरकार में, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, कैश ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकम टैक्स के पेयर भी बढ़े हैं, ईएसआई या प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और 3 बड़े कारण जैसे बैंक इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्शन कोड बिल के कारण आज 4 लाख करोड़ से ऊपर की गंगवानी जी प्लीज आज मुद्दा दूसरी तरह का है। जब्त कर ली गई जी, जब्त कर ली गई। जी। तो ये कुछ प्रमुख जीएसटी, ये कुछ प्रमुख स्टेप जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए, उससे आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में एक मानक बनकर के उभरी है। इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। हाँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब परिवर्तन होता है तो कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी अनवांटेड परेशानियां आई, जैसे कोरोना की परेशानी आई, आज यूक्रेन वार चल रहा है, ओमिक्रॉन की परेशानी आई, उससे अर्थव्यवस्था में ऊपर नीचे देखने को आया। लेकिन आज 100 लाख करोड़ का गति शक्ति की परियोजना पूरे भारत में चल रही है। आज हम ब्रह्मोस दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत के अंदर में T90, T80 टैंक बनाए जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार होता था पिछले 8 साल में, एक भ्रष्टाचार विपक्ष नहीं निकाल पाया, केवल अडानी अंबानी करता रहा। नोटबंदी कर देने से थोड़ी टैंक बनने लगे हैं। नहीं, वो उस पर काम कर रही है सरकार, इसलिए बन रही है। कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा है, इसलिए वो बन रहे हैं। पहले तकी साहब, गंगवानी साहब, अगस्ता वेस्टलैंड होता था, अंत में पूछ लेंगे। वो नहीं हो रहा है आज। जी चलिए श्रीवास्तव जी, डिजिटल लेन देन बढ़ा है जैसा कि हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, नगदी का चलन घटा है, देखिए क्या लगता है? डिजिटल लेन देन बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, और ख़ास करके उस सेक्टर में बढ़ा है जो लोग ज़्यादा मिडिल क्लास ने काफ़ी कुछ इसमें किया है। निचले स्तर पर जो है भी डिजिटलाइजेशन का भी असर कम दिखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक कैश ट्रांजैक्शन की बात है, कैश मार्केट में कितना है आप देखते होंगे कि अभी 2000 के नोट दिखते ही नहीं हैं,
जी। वो जितना छपे। ये अलग मुद्दा है, 2000 वाले में अंतिम सवाल है तो हमारा। मेरा ये कहना है कि जो कैश का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो मिडिल क्लास है, बाकी लोग हैं, वो तो यूज़ कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, हमेशा पेटीएम और सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बहुत सारी डील ऐसी है जो अभी भी कैश के माध्यम से है और वो बड़े पैमाने पर है जी। उसके बारे में कुछ बता पाना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से होता। और जहाँ तक व्यवसायिक ट्रांजैक्शन है, खरीद फरोख्त छोड़ दीजिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत जगहों पर कैश ट्रांजैक्शन अभी भी है और कैश ट्रांजैक्शन होना कोई बुरी बात भी नहीं है। आप देखिए ना, पूरे पहले क्या होता था, एक्सचेंज था, विनिमय के माध्यम से, सामान के माध्यम से, जो एक सामान दे के दूसरा सामान खरीदते थे, फिर ग्रोथ हुई, फिर कैश ट्रांजैक्शन हुआ, अब डिजिटलाइजेशन हुआ। तो डे बाय डे जो है दुनिया प्रगति करती है और अलग अलग सेक्टर मतलब चीज़ें आती हैं। हम ये कहना कि इससे इन चीज़ों को बड़ा फ़ायदा हुआ, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से फ़ायदा होगा ही होगा। पूरा देश की गति, आर्थिक गति रुकती नहीं है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जो है कैश ट्रांजैक्शन अभी कम है, अभी ये बता पाना बड़ा कठिन है। जी मोदी साहब, सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद व्यापार यानी उद्योग धंधे में क्या असर पड़ा? क्या उद्योग बंद हुए या उसके बाद चूंकि सारा पैसा रिकॉर्ड में है इसलिए इसके और उद्योग धंधे बढ़े, क्या रहा? नहीं सर, नोटबंदी के बाद उद्योग कम हुए जी। जो मतलब उद्योग इसलिए कम हुए कि सर जो चीजें अनरेगुलाइज थी, नॉन रेगुलाइज थी, वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाई, उसके कारण से उद्योग कम हुए। नोटबंदी के जस्ट लगे जीएसटी आ गया, उसके कारण और परेशानियां हुई, रोजगार कम हुए। बट सर वो बात 2016-17 की है। आज हम बोले तो चीजें चैनलाइज हो रही है, पर उस लहजे में नहीं हो रही है जो 2016 के पहले हुआ कर। भाई बेरोजगारी हमारे वहां जब भी थी, पर आज उससे ज्यादा है। बट धीरे धीरे चीजें रेगुलेट हो रही है, इट टुक टाइम। बट सर रोजगार जो पहले थे, जो इनिशियल वे में काम करे जा सकते थे, वो अभी उस स्तर पे नहीं आए हैं। अभी चैनलाइज, मैंने बोला ना सर, सिस्टम डिप्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे वहां पे कोई भी चीज सिस्टमेटिक वे में नहीं होती है। जब चीजें चैनलाइज होकर हो जाएंगी तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मतलब आप ये बताइए कि अगर नोटबंदी की थी या जीएसटी लाए थे या जो भी था, आप सब ये मेरे को बोलते हैं कि ओमिक्रॉन है और अपने यहाँ पे कोरोना आया, तो सर क्या पता नहीं था हमें कोरोना आया? आपको क्या जरूरत थी फरवरी के अंदर बाकी चीजें करने की? आपको क्या जरूरत थी मार्च में जो दूसरे आपने फंक्शंस करे थे वो करने की? हमको दिसंबर से पता चल गया था कि कोरोना आ रहा है। अगर हम वहीं पे फ्लाइट बंद कर देते तो बात खत्म हो जाती। बट ये सब लेक ऑफ मैनेजमेंट है, इस पे क्वेश्चन उठाने से कुछ नहीं होगा, वो चलता रहेगा, इसलिए स्तर थोड़ा सा धीरे होता चला जा रहा है। बाकी सर रोजगार कम हुए हैं। जी चलिए तकी साहब, आप भी ये कहेंगे ही कि रोजगार कम हुए हैं, पर थोड़ा सा आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, गंगानी साहब आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कम हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, नोटबंदी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा उन बिजनेस पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जहां लेबर फोर्स ज्यादा थी, जहां कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा था, लेबर को रोज शाम को पेमेंट करना पड़ता था। वहां पे फैक्ट्रियां बंद रही, कई महीने तक फैक्ट्रियां चली नहीं, जिससे लेबर क्लास जो है वो जिस सिटीज में था वहां से मूव हो गया और अपने शहरों की तरफ चला गया। आपने देखा, रिपोर्ट आई कि लोगों, अभी रिपोर्ट आई थी, पार्ले जी बिस्कुट जो 2 रुपए का था या 5 रुपए का था, पार्ले जी बिस्कुट की सेल गिर गई। उसकी वजह सबसे बड़ी थी, ये पार्ले जी बिस्कुट जो मजदूर सेक्टर का आदमी खाता था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता था, उसकी सेल गिर गई और छोटी छोटी चीजों की जो स्मॉल पैकेज थी उसकी भी सेल कम हुई, इससे उसके बहुत बड़ा असर आया। दूसरी बात ये हुआ, जो मजदूर निकला वो गया कहाँ? अब आदमी जो मजदूरी नहीं करेगा वो तो कुछ तो करेगा खाना खाने के लिए जी। तो वो मजदूर जो है उसने फुटपाथ पे या तो फिर अपना वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया, कि फुटपाथ पे उसके सब्जी बेचने लगा, ये रिक्शा चलाने लगा, मजदूरी करने लगा, मतलब दूसरी तरह की मजदूरी करने, लेबर में चला गया, कंस्ट्रक्शन में चला गया। तो वो जो टेक्निकल स्टाफ था, जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चला गया, उसने रेडी पटरी में काम करने लगा वो जी। तो इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको सरकार ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी वो और बढ़ गई। लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे देश को बहुत सपोर्ट करती है, उसको सरकार को उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही। सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बंद करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। जो पूंजी है
वो कुछ उद्योगपतियों तक ही सीमित रखना चाहती है। जी। इसका इफेक्ट यह आएगा कि अगर इंडस्ट्रीज या कोई बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा, थोड़ा सा और लाखों उत्तर बड़ा हो गया। जी जी जी, हमें आखिरी सवाल तक पहुंच जाए, इस कारण मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में। जी गंगवानी साहब, जी जी बोले तकी साहब। तो वो क्या हो गया, अगर कोई बिजनेस को अगर हम किसी 2-4 बिजनेस हाउस को बहुत बड़ा कर देंगे और कल को वो उनका बिजनेस लॉस हो गया या वो बिजनेस छोड़ के चले गए, तो उसका इकोनॉमी पे बहुत गहरा विपरीत असर पड़ेगा। जी। जबकि अन्य आगे सेक्टर जो आज छोटा छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता। गंगवानी साहब, थोड़ा संक्षेप में, अंतिम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं जो सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी CMI के जो आंकड़े आए थे 2016 में से 2017 जब नोटबंदी के बाद औद्योगिक जो दो उद्योग थे, लगभग 27% देश के उद्योग जो थे त्रिपाठी जी, वो बंद हो गए थे। औद्योगिक जो विकास की दर थी उसमें जो कमी थी लगभग 2.8%। ये दोनों प्रमुख आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नोटबंदी के बाद जो उद्योग धंधे बंद हुए और औद्योगिक विकास दर में कमी आई। और कहीं ना कहीं गौरव जी की बात सुना था त्रिपाठी जी, वो कोविड पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। कोविड के पहले जो RBI के आंकड़े आए थे उसमें स्पष्ट रूप से था कि देश में जो कैश फ्लो था उसमें 77% की कमी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो ये कोविड पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं, ये आपत्तिजनक है। ये मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भैया महाभारत का युद्ध जो था वो कृष्ण भगवान के सपोर्ट से हमने 17 दिन में जीता था, आप मुझे 21 दिन दे दीजिए, हम कोविड का युद्ध जीत लेंगे। 2 साल तक आज कोविड जो मिसमैनेजमेंट था उसका अदाना देश की जनता ने भुगता। आज गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद वैक्सीन को फ्री करते हैं, ये उसमें भी मुनाफाखोरी करने का प्रयास करते हैं। इनका हम उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं गंगवानी साहब, उद्योग धंधे कम हुए कि ज्यादा हुए? उद्योग धंधे के मैंने 2 प्रमुख आंकड़े दिए, सीधा उद्योग धंधों में कमी आई, 27% उद्योग कम हो गए, औद्योगिक विकास दर में 2.8% की कमी। ये दोनों आंकड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि देश में लगातार नोटबंदी के बाद उद्योगों में कमी आई, जिसका अदाना हम आज तक भुगत रहे। CMI के आंकड़े दे दूं, जब रोजगार की बात करूं, ये 8 साल में 16 करोड़ रोजगार का दावा करते रहे। जो CMI के नए आंकड़े आए हैं उसमें 27 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो गए, तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? आज किसके गलत नीतियां हैं? गंगवानी साहब आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गंगवानी साहब आखिरी सवाल, गौरव जी ये उत्तर दे दीजिए। इन लोगों का हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, जो सवाल उठाया है तकी साहब ने, गंगवानी साहब ने, एक बार रिपीट कर दीजिए त्रिपाठी जी। इनका ये कहना है कि जो उद्योग धंधे कम हुए हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं, चूंकि उनको जो उस दौरान नोटबंदी के दौरान जो मजदूरों को पेमेंट करना होता था प्रतिदिन के हिसाब से, वो नहीं हुआ। और कोई भी इंडस्ट्री, आप भी जानते हैं, अगर उसका साइकिल बंद हो जाता है, साइकिल यानी चल रही है, उसको कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दे तो नए सिरे से उसको चलाने में फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो इसलिए उद्योग धंधे जो खासकर मध्यम उद्योग थे वो पूरी तरह से चरमरा गए। मैं समझ गया। जो निचले स्तर के उद्योग थे त्रिपाठी जी, जो ब्लैक ट्रांजैक्शन या अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शन से चलते थे, जैसे बड़े शहरों में बहुत सारे उद्योग नगद के आधार पर चलते थे, उसी लेन देन पर चलते थे, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित हुए। उनको सिस्टम में आना पड़ा, बाकायदे GST में आना पड़ा, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ा, तो उनको वो एक सिस्टम में आए। लेकिन वहीं आप यदि MSME का अगर सेक्टर देखेंगे तो MSME में रिकॉर्ड लोन बैंकों ने दिए हैं, रिकॉर्ड लोन दिए हैं, ऐतिहासिक लोन दिया है। और जो स्किल्ड तरीके से इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं वो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, आगे बढ़ी हैं देश में। स्टार्टअप्स में सेकंड फास्टेस्ट स्टार्टअप देश बनकर के उभरा है, आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो भी सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में बने हैं। तो ये अपने आप में प्रमाण देता है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में भी आप देखिए, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज के साथ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हैं उसमें इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं, और डिफेंस कॉरिडोर उसमें इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ है। चाहे API देख लीजिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल देख लीजिए, उसका जो कॉरिडोर बना है उसमें इंडस्ट्री डेवलप हुई है। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर डेवलप हुई हैं, और आज इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं तभी भारत एक्सपोर्ट कर पा रहा है। रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व भारत के पास है, रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व भारत के पास है। तो ये सब बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के मजबूत अर्थनीति के, चलिए बहस पे आ गए अपन। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आपके चिल्लाने से और आंकड़ों का जो लेकर के बैठे हुए हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता अभी चलिए हमारा आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
सोनिया गांधी, गौरव जी, गंगवानी साहब एक मिनट, आज बहस हम सिर्फ पॉइंट पे, हम सिर्फ बिंदुवार उत्तर ले रहे थे। आपने अपनी बात रखी, वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मोदी जी। 1000 का नोट बंद करके, हम 5वां सवाल हम नहीं कर रहे क्योंकि आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संक्षेप, मेरे पास मुश्किल से 4 से 5 मिनट है। मोदी जी, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलन में लाना और 2000 का नोट इसमें जो हमें लगता है मार्केट से गायब है, ये कितना सही निर्णय था मोदी जी, थोड़ा संक्षेप में? सर, 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट लाना तो बहुत भयावह निर्णय था। 2000 का नोट लाना ठीक है, ले आए हम एक फॉर द टाइम बिंग की हमें एक करेंसी देनी थी, पर आप ये देखिए कि जितने नोट छपे थे मार्केट में उसके 90% चलन के बाहर है जी। सबसे बड़ा परेशानी। दूसरा सर, मैंने बार बार बोला कि मिसमैनेजमेंट है। जो भी टॉप मैनेजमेंट के बैठ के ये सजेशन देता है कि ये 2000 के नोट लाओ, जिस समय 2000 के नोट आए थे, जब ये बोला गया था कि धीरे धीरे 2000 के नोट मार्केट में बंद हो जाएंगे और सारे के सारे विड्रॉ कर लिए जाएंगे, पर ये ऐसा लग रहा है कि आदमी 2000 का नोट जेब में रख के एक बार में सर 2 लाख रुपए लेके तो कहीं भी घूम सकता है जी, और किसी को अंदेशा भी नहीं होता कि उसके पास में कितनी पूंजी है। मतलब तो इससे तो सर करप्शन और बड़ा है जी, मतलब गलत निर्णय था। तकी साहब बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए, मैं एक बात उस वक्त मैंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हुआ है जैसे 1000 का नोट बंद हो के 2000 का हो गया। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कम करना चाहता है तो छोटी करेंसी को छापेगा, बड़ी करेंसी को नहीं छापेगा जी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने आघोषित इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी से आसात है, आघोषित आपातकाल चल रहा है हमारा फाइनेंस का, व्यवस्था का, और ये आघोषित नोटबंदी भी कर रहे हैं। मतलब ये चलन से नोट बाहर कर रहे हैं लेकिन उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कहीं से भी जो फिगर ऑफ फैक्ट्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। जी अगर उसका सही से आकलन किया जाए। थोड़ा संक्षेप में जी, गंगवानी साहब सिर्फ इसी में उत्तर चाहेंगे। देखिए, मोदी जी ने बात कही वो एकदम स्पष्ट है कि अगर आपको भ्रष्टाचार कम करना है तो डिनोमिनेशन आपको कम करने पड़ेंगे। आप 1000 के बदले 2000 नोट को डिनोमिनेशन निकाल रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये जितने भी अर्थशास्त्री देश के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2000 के नोट छापने से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जबकि इनकी नीति इस पर दिखती है। और कहीं ना कहीं देखिए, रुपए का जो गिरता मूल्य है, कांग्रेस समय 56 रुपए था जो आज के बढ़ के 84 रुपए हो गया। इसका कारण क्या है? क्या मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्ट है, इसीलिए तरीका? चलिए, मुद्दा हम 2000 की बात कर रहे हैं, 2000 के नोट की बात कर रहे हैं। आपका मतलब है 2000 के नोट छापना, माने मोदी जी से आप सहमत हैं कि 2000 के नोट छापना और ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है? गंगवानी साहब यही कह रहे हैं आप? जी जी। गौरव जी मेरी आवाज आ रही? गौरव जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, एक तो 2000 के नोट छापने का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 2000 का नोट लगभग 90% जो है मार्केट में चलन में नहीं है। और जब नोट चलन में है तो है फिर कहाँ? या तो उसका भ्रष्टाचार के होगा या फिर तो लोगों ने जमा कर लिया होगा, लेकिन उसको चलन में रहना चाहिए था। बड़ी नोट 1000 की नोट, 500 की नोट बंद करने के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा, लेकिन जब बड़ी नोट आएगी तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये एक तरह से सरकार ने कोई प्लानिंग से फैसला नहीं किया। लेकिन कुछ बातों को मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे डिजिटलाइजेशन है, जो डेवलपमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी स्थिति जो आज खराब हुई है, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, इसकी वजह से सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है, छोटे मझोले उद्योग बंद हुए हैं और इनको सरकार फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, भले स्टार्टअप के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, किसी माध्यम से। बट ये जरूर है कि फैसला जो है आनन फानन में लिया गया और जिसका कुछ दुष्परिणाम भी देश को भुगतना पड़ा। चलिए, इसका उत्तर गौरव जी से जरूर लेना था, लेकिन तकी साहब और गंगवानी, गौरव जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, 1000 की जगह नोट बंद करके 2000 का नोट चलन कितना सही रहा? नहीं, देखिए, जिन परिस्थितियों में नोटबंदी किया गया था त्रिपाठी जी, उस समय ये बहुत आवश्यक था कि कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सके लोग और सहूलियत के साथ अपने ट्रांजैक्शन को अंजाम दे सके। लेकिन 2000 की नोट जो मार्केट से गायब हुई है, ऐसा नहीं कि वो ट्रेसेबल नहीं है। जिन लोगों ने ले रखा है, आज सभी चीजें ट्रेसेबल है और सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा।
आपने देखा होगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के नोट पकड़े गए, चाहे बंगाल से पकड़े गए हो, क्या 2000 मध्य के नोट प्रदेश से, में उत्तर चिप प्रदेश से लगी, पकड़े बता गए हो, आज ये पकड़े जा रहे हैं। जी, ये लेकिन चिन्हित अब तो हो 6 रहा है साल हो कि गए गौरव जी, किन्होंने बंद कर पार देना करके चाहिए ना। रखा है रुपया, त्रिपाठी इन जी, भ्रष्टाचारियों ने दूसरी पार चीज करके लगी रखा है क्या? रुपया। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है, अरे शांत रहिए भाई, आप बोलिए, शांत रहिए। चलिए चलिए, उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए प्लीज। बहुत संक्षेप में गौरव जी, समय समाप्त हो गया नहीं हमारा। रहा होगा। और दूसरा त्रिपाठी जी देखिए, जो ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार का क्राइम होता है सरकारों के द्वारा, वो सरकारों के द्वारा एक सिंगल भ्रष्टाचार विपक्ष पिछले 8 वर्षों में नहीं खोज सका। चलिए, वो हमारी सरकार अलग का- मुद्दा है, हमारी सरकार की वो ईमानदारी सरकार का के कमाल संचालन की बात है, नोटबंदी नोटबंदी की हम बात कर रहे हैं। अपराध था गौरव जी, नोटबंदी स्वयं एक संगठित अपराध था। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवानी साहब आपका, गौरव जी आपका, तकी साहब आपका, मोदी जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो नोटबंदी का विपक्ष जहां पूरी तरह से विफल बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे सकारात्मक बदलाव आए हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कोरोना काल के वक्त में जहां कई देश बुरी तरह से मंदी की चपेट में आ गए थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ संभल रही बल्कि आगे भी बढ़ी। खैर, आज की तारीख में जो कुछ भी हुआ वह सब जनता के सामने है। वहीं हमने जो नोटबंदी के 6 सवाल पर 6 बड़े सवाल किए और जो जवाब सामने आए हैं वो आपकी समझ में आए या नहीं, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।